का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और इसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे बेसिक। कल से जब आप लोग ऑब्जेक्टिव करिएगा ना तो मैं अब से पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अधिकांश प्रश्नों का जवाब केवल इस वीडियो 20 मिनट की वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगा। सो डेफिनेटली आपको परेशान नहीं होना है, शुरुआत से अंत तक बने रहना है। पूरी तरह से बेसिक के साथ आपको जानकारी दी जाएगी ताकि जब आप स्टार्ट करें, जब आप ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करें कोई दिक्कत आपको ना हो। मिला ये यहाँ से, बाकी सारा कहानी जो है वो तो आपने पहले से आपको पता है। चैप्टर नंबर आपका है 5 जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, मतलब इसको बोलते हैं पृष्ठीय रसायन। कंसेप्ट जानिए क्या है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है एडजॉर्प्शन के विषय में, उसके बाद से पढ़ना है ऑब्जॉर्प्शन के विषय में। आराम से बात को समझिए। सबसे पहले अधिशोषण। जब किसी भी ठोस पदार्थ के संपर्क में किसी द्रव या गैस के कण आते हैं तो वे ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं, इसे ही बोलते हैं हम लोग अधिशोषण। जैसे अभी हम यहाँ पानी लेते हैं, परेशान ज़्यादा नहीं होइएगा। ये हम पानी यहाँ लिए हैं और ये मार्कर है, इसको हमने इसमें गिरा दिया। अब हमने क्या देखा कि मार्कर के सतह पर आप यहाँ देख सकते हैं पानी के कण चिपक चुके हैं, इसी को बोलते हैं अधिशोषण। मतलब ये तो द्रव है, दिख रहा है, ऐसे गैस के भी बहुत सारे कण इसे चिपके हुए, लेकिन गैस चूंकि अदृश्य होता है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसी भी ठोस पदार्थ के सतह पर जब किसी द्रव के पदार्थ चिपक जाते हैं, चाहे किसी गैस के पदार्थ चिपक जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, मतलब अधिशोषण। ओके है ना। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। जैसे चारकोल की सतह पर जब एसिटिक अम्ल आएगा चाहे आयोडीन आएगा, दोनों में से कोई भी, यहाँ देख लीजिए ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं ना, ये सारा महत्वपूर्ण है। चारकोल ले लीजिए, चारकोल का मतलब क्या, लकड़ी का आधा जला हुआ भाग, और उस पर एसिटिक अम्ल या आयोडीन को लाइएगा ना तो ये उसके पृष्ठों पर चिपक जाएगा चारों तरफ से, तो इसको बोलेंगे हम लोग अधिशोषण। इसके बाद होता है ऑब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण। अवशोषण भी एक प्रकार का अधिशोषण ही है, लेकिन अंतर क्या है कि अब अधिशोषण में जो द्रव या गैस के कण है वो केवल ठोस पदार्थ के सतह तक ही सीमित थे, लेकिन अवशोषण में द्रव या गैस के कण ठोस पदार्थ के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं। जैसे अभी मैं चौक लेता हूँ, कोई हमने चौक लिया, हमने क्या लिया भाई, कोई यहाँ से हमने चौक उठा लिया, हमने कोई चौक ले लिया, ये पानी है हमने डाल दिया। अब क्या होगा, चौक ही पूरा पानी को सोख लेगा। पहला कंडीशन में क्या था, केवल मार्कर के सतह पर ही पानी के कण थे। दूसरा कंडीशन में क्या था, चौक के अंदर तक पानी के कण पहुंच गए, तो दूसरा वाला को बोलते हैं अवशोषण। मतलब अवशोषण भी एक प्रकार का अधिशोषण ही है, केवल अंतर इतना है कि अधिशोषण में द्रव या गैस के कण केवल ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर ही चिपकते हैं, लेकिन अवशोषण में द्रव अथवा गैस के कण ठोस पदार्थ के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। मुझे लगता है आप लोग ये भी बात समझ गए। जैसे काली चूना ले लीजिए, मतलब एक प्रकार का चूना ले लीजिए, इस पर अमोनिया गैस डाल दीजिए। अमोनिया गैस क्या करेगा, काली चूना में अंदर तक घुस जाएगा, इसको बोलेंगे अवशोषण। या इसी या आप कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए CaCl2 और इस पर जल डाल दीजिए। जल का कण क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड में अंदर तक घुस जाएगा, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं अवशोषण। उम्मीद है कि आपको ये दोनों बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के जो है वो दो प्रकार होते हैं। पहला भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और दूसरा क्या होता है आपका रासायनिक अधिशोषण। इसको समझना पड़ेगा। भौतिक अधिशोषण ये होता है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण जो है वो ताप बढ़ने पर घटता है, रासायनिक अधिशोषण एक निश्चित ताप तक बढ़ता है फिर घटता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। जैसे आपने मान के चले कि चावल में आपने पानी डाल दिया तो अंदर तक घुस गया, फिर उसको धूप में डाल दिया तो पानी उड़ जाएगा। लेकिन ये जो रासायनिक अधिशोषण है वो अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार अंदर चला गया, जैसे लोहा के अंदर चला जाएगा तो जंग बना लेगा, ये नहीं कि फिर खत्म हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय है। याद रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा VVI टॉपिक है। इसमें इस बार के एग्जाम में निश्चित रूप से इसमें से आप एक क्वेश्चन रख लीजिए, ये केवल अंतर में से एक क्वेश्चन रख लीजिए। यह बहु आणविक स्तर बनाता है, यह केवल एक आणविक स्तर बनाता है।
जब भौतिक अधिशोषण होता है तो 20 से लेकर 40 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, लेकिन जब रासायनिक अधिशोषण होता है तो भैया 80 से लेकर के 120 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा का आराम से उत्सर्जन हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़िए। देखिए ये 3 तरह की चीज़ें हैं, उम्मीद है कि आप इस तीनों को समझेंगे, समझना पड़ेगा भी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये है आपका वास्तविक विलयन, ये है कोलाइडे, ये है आपका निलंबन। इन तीनों के बारे में आपको जानना होगा। जो लोग भी जुड़े हैं आप तुरंत आइएगा, तुरंत जाइएगा, वर्षा सिंह, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो लोग भी जुड़े हैं शुरुआत से अंत तक जुड़े रहेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी मज़ा आएगा। नहीं तो भुला देना मुझे तुझे जीना मेरे बिना, समझ रहे ना। तो पढ़ाई के बिना ललिता देवी, ललिता जी, आपको पढ़ाई के बिना, सचिन कुमार गुड इवनिंग, पढ़ाई के बिना आपको जीना पड़ जाएगा। जब मिला है अवसर तो दुनिया में छाप छोड़ने का, ये अवसर हाथ से निकले नहीं, सारा बात सीखिए। आप पानी ले लीजिए, इसमें लेकर नमक डाल दीजिए, पानी आप ले लीजिए, लेकर नमक डाल दीजिए, घोल दीजिए। घोलने के बाद जो विलयन बना इसी को बोलते हैं वास्तविक विलयन। मतलब क्या होगा, जो नमक का कण है वो पूरी तरह से इसमें विलुप्त हो जाएगा। तो वैसा विलयन जिसमें विलय का कण विलायक में पूरी तरह से खुल जाता है उसको वास्तविक विलयन बोलते हैं। और इसके कणों का आकार 10 का पावर, ये कहबे, इसके कणों का आकार 10 का पावर -7 सेंटीमीटर, अच्छा है, इससे भी छोटा होता है। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। वास्तविक विलयन के कणों का आकार 10 का पावर -7 सेंटीमीटर या इससे भी छोटा होता है। ठीक है। इसके जो कण है वो अर्धपारगम्य झिल्ली को या पार्चमेंटल झिल्ली को आसानी से पार कर जाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हुआ, अंडा कभी उबालिए, अंडा के ऊपर वाला फोड़िए, अंदर जो झिल्ली निकलेगा उसको अर्धपारगम्य झिल्ली बोलेंगे। जानवरों के आमाशय की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली। हमारे त्वचा पर पसीना बाहर निकलता है ना, क्यों? क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो वास्तविक विलयन के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को आसानी से पार कर जाते हैं। ठीक है। और इसको यदि छोड़ दीजिएगा तो इसके कण बर्तन के पेंदी में नहीं बैठते हैं। कोलाइडी एक ऐसे कण है जिनके कणों का आकार 10 का पावर -7 सेंटीमीटर से 10 का पावर -5 सेंटीमीटर के बीच के होता है। इनको भी खुले छोड़ दीजिएगा, शांत छोड़ दीजिएगा तो इसके कण बर्तन के पेंदी में नहीं बैठते हैं। इसके कण अर्धपारगम्य झिल्ली को धीरे धीरे पार करते हैं। जैसे इसमें आप दूध ले सकते हैं, दूध एक कोलाइडी विलयन है। अभी नहीं कि दूध को छोड़ देता, सारा जो वाइट वाला पार्ट है नीचे बर्तन के पेंदी में बैठ जाए और ऊपर खाली पानी बच जाए। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। इसलिए कोलाइडी। निलंबन के कणों का आकार 10 का पावर -5 सेंटीमीटर, अच्छा है, इससे भी बड़ा होता है। तो इसके कणों का आकार इतना या इससे भी छोटा होता है। इसके कणों का आकार 10 का पावर -7 से 10 का पावर -5 के बीच का होता है। इसके कणों का आकार 10 का पावर -5 सेंटीमीटर या इससे भी बड़ा होता है। इसको शांत छोड़िएगा। निलंबन का परिभाषा क्या है? तो पानी थोड़ा सा ले लीजिए, उसमें बालू डाल दीजिए, तो क्या होगा, बालू बर्तन के पेंदी में बैठ जाएगा। मतलब ऐसा विलयन जिसमें ठोस पदार्थ के कण किसी द्रव में बिना घुले निलंबित अवस्था में होते हैं तो उसको निलंबन कहा जाता है। ठीक है। तो इसके कण जो है उनका आकार इतना होता है, इसका इतना, इसका इतना। इसके कण बर्तन के पेंदी में नहीं बैठते हैं, इसके भी नहीं बैठते, इसके आराम से बैठ जाते हैं। इसके जो कण है वो अर्धपारगम्य झिल्ली को आसानी से पार करते हैं, ये धीरे धीरे पार करते हैं, ये बिल्कुल पार नहीं करते हैं। और क्या हो सकता है भाई, समझिए तो। हाँ, कोलाइडी विलयन का सबसे महत्वपूर्ण एक बात है, पूछता है, हर बार पूछता है कि कोलाइडी विलयन के जो कण है ना वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इसको याद रखिएगा, कोलाइडी विलयन के कण जो हैं वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। आगे बढ़ चलिए। देखिए, यह जो कोलाइडी विलयन है इसका प्रकार है, ये 2 तरह का होता है। एक है आपका द्रव रागी या द्रव से नहीं या लायोफिलिक, और दूसरा है आपका द्रव विरागी या द्रव विरोधी या लायोफोबिक। अब जानिए, वैसे कोलाइडी विलयन जिसमें
जिसमें ठोस पदार्थ के कण द्रव के साथ मिलजुल के रहते हैं। जैसे नाम समझिए ना, द्रव रागी, चाहे द्रव से नहीं, मतलब द्रव से स्नेह करने वाला, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, मिल जाने वाला, एकत्रित हो जाने वाला, उसके फीलिंग को समझने वाला, उसके साथ संघर्ष करने वाला, उसको लाइफ में बसाने वाला। जैसे गोंद में होता है पानी होता है और ठोस पदार्थ के कण होता है, क्या वो अलग अलग होता है? क्या नहीं, एक ही में रहता है। उन दोनों को द्रव, माने जो ये द्रव है वो, जो ठोस के कण है वो एक दूसरे के साथ ऐसे मिल गए हैं कि आप उसमें कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पानी कहाँ है, कितना है। जिलेटिन की भी वही स्थिति है। स्टार्च ले लीजिए, रबर ले लीजिए, दूध ले लीजिए, दूध में भी क्या है? तो कैल्शियम या प्रोटीन के जो भी कण है वो पानी में पूरी तरह से घुले हैं, जो अलग नहीं हो सकते। कि छोड़ दें सब प्रोटीन, विटामिन, वसा जो भी है दूध के पेन, दूध में मतलब बर्तन में बैठ जाए, ऊपर खाली पानी में जैसा होगा क्या? होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये द्रव से नहीं है। इसमें जो भी ठोस पदार्थ के कण है, विटामिन है, मिनरल्स है, जो भी कंटेंट है वो द्रव के साथ पूरी तरह से मिलजुल के है, द्रव के साथ संगलित होकर के है, इसलिए वो नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हो गया। इसको द्रव रागी भी बोल सकते हैं, द्रव से नहीं भी बोल सकते हैं, द्रव लायोफिलिक भी बोल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं भूलना है भाई, एग्जाम्पल को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानिए। कल हम आपका ऑब्जेक्टिव कराएंगे भी, वहाँ आपको समझ में आएगा। सचिन कुमार, ऋषि गुप्ता, नेट नहीं चल रहा है, चलेगा, ट्राई करिए, सब चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। द्रव विरोधी चाहे द्रव विरागी, जिसमें जो ठोस पदार्थ के कण हैं वो द्रव का विरोध करते हैं, मतलब मिलजुल के नहीं रह सकते हैं। जैसे आप कोई धातु लोहा ले लीजिए और लोहा को पानी में डाल दीजिए, क्या क्या गोंद के जैसे वो लबालब हो सकेगा? क्या नहीं होगा। लोहा जब रहेगा तब अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। और आप फिर पानी को पसा के निकालिए, इसमें से पानी पसा को नहीं निकल सकते हैं, इसमें पानी पसा के निकाल सकते हैं। तो धातु कोई भी हो, चाहे उनके सल्फाइड हो, इसमें क्या होता है, जो ठोस पदार्थ है और जो द्रव है वो अलग अलग रहते हैं। कुहासा को ले लीजिए, हम लोग जाड़े के दिन में बाइक चला के आते हैं, पूरे शरीर पर लग गया, ऐसे करेंगे तो पानी निकल जाएगा और धूल जो है वो अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। लेकिन दूध में ऐसा नहीं है, दूध में ऐसा नहीं है, खून में ऐसा नहीं है, रबड़ में ऐसा नहीं है, स्टार्च में ऐसा नहीं है, जिलेटिन में ऐसा नहीं है, गोंद में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल तो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, करना है, याद करना है इसको, क्योंकि इसमें द्रव के साथ जो कण है रखते हैं, इसमें द्रव का विरोध रखते हैं। कुहासा में भी धूल कण और पानी आसानी से अलग अलग हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये याद होगा, नहीं याद होगा तो कमेंट करिए, मैं और भी समझा सकता हूँ। जिन बच्चों को समझने में दिक्कत हो तो इसका विकल्प है, इसको अलग तरीके से भी समझाया जा सकता है। फिलहाल ऑब्जेक्टिव देखिए, सबसे नहीं, वो ऑब्जेक्टिव आज नहीं बताएंगे इस क्लास में। देखिए सारा ऑब्जेक्टिव जो कल से बनाएंगे ना, हो सकता है कि 70-80 को ऑब्जेक्टिव केवल एक क्लास में कल ख़त्म कर दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि जितना बेसिक चीज़ है वो तो मैं आज बता दे रहा हूँ ना, इसलिए कल जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा, जिसको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है ओकरा भाई हई चीज़ का नॉलेज रहल बहुत ही ज़्यादा जरूरी बा। आ ये यदि चीज़ों पता बात ऑब्जेक्टिव कल खटाखट मारा, रुके का नहीं है कहीं, सरासन एकदम ऑब्जेक्टिव मारते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। तो इतना याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो ये है। ये याद हो गया तो ऑब्जेक्टिव तो आपके हाथ का खेल हो जाएगा। तो उतना समय क्यों वेस्ट करिएगा, पहले ये सीखिए ना बरसा सिंह जी। तरे तरे ता तारे तारे, जो लोग भी जुड़े हैं इस सेशन को लाइक जरूर जरूर कर लीजिए। चलिए, अब आपका परमिशन हो तो हम लोग आगे बढ़े। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव जितना देख रहे हैं ना,
काल देखिएगा, जब बताएंगे ना तो धर 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 आएगा क्वेश्चन। और यही नहीं, एग्जाम हो जब देने जाइएगा ना परीक्षा में, तो वो खटाखट ये प्रश्न कॉपी पेस्ट होगा। तब परेशान ना होना, इसको पढ़ना है, ढेर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। जो बात कही जा रही है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ध्यान देना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ध्यान नहीं देंगे तो फिर मैटर हो जाएगा गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। चलो आइए फिर से हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आपके छत्र छाया में हम लोग साइंस का केमिस्ट्री का क्या हाल करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कोलाइडी विलयन को वाष्पित विलयन में बदलने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। हाई एगो नोट लिख लीजिए अलग से, नोट क्या कह रहा है कि कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपोहन। है चीज नहीं भूलना है, अपोहन। भाग मार दवा सारा गलती है, अपोहन है, इसको जरूर नोट करिएगा। ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जी, ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाँ जी वर्षा जी, इसको भुलाने का नहीं। ये गीत भी आया था, भुलाती है मगर जाने को नहीं। और मैं कहता हूँ कि ये प्रश्न भूल जाते हैं लड़के, लेकिन कोशिश कीजिएगा भुलाने का नहीं। जरूर। देखिए आइए जी आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी जुड़े हैं फटाफट आप लोग जुड़े रहिए, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़ सरबड़ पंडित आंटी। वाह, ध्यान दीजिए। ये पायस के बारे में जान लो, इसको लड़कियां सब पायल पढ़ती है, तब मैं कहता हूँ भैया और बहनों, इसको पायल नहीं, इसको पायस पढ़ना है। देखिए कैसे, जब दो पदार्थों के कोलाइडी अवस्था को, हेक्रोकोलाइडी अवस्था, जब दो पदार्थों के कोलाइडी अवस्था को एक में मिला देते हैं, तब जो विलयन प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं पायस या इमल्सन। जब दो पदार्थों के कोलाइडी विलयनों को एक दूसरे में मिलाया जाता है, जब दो पदार्थों के कोलाइडी विलयनों को एक दूसरे में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन को पायस कहते हैं। ये पायस दो तरह के होते हैं, तेल जलीय पायस, एक जल तेलीय पायस। आगवा से मतलब रखिएगा, पिछवा बाद में सट जाएगा, सटा के हटा लेना है। वैसा पायस जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो लेकिन जल की मात्रा कम हो, तेल अधिक होगा जल कम होगा, तो उसको तेल जलीय पायस कहते हैं। जैसे मक्खन में तेल ज़्यादा होता है, पानी कम होता है। कार्ड लीवर में भी तेल ज़्यादा होता है, पानी कम होता है। कोल्ड क्रीम में भी तेल ज़्यादा, पानी कम। तो जबकि वही बात कीजिएगा जल तेलीय पायस, तो वैसा पायस जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, तेल की मात्रा कम हो। इसको याद कर लेते हैं, जल की मात्रा अधिक हो, तेल की मात्रा कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जल तेलीय पायस। जैसे दूध में क्या होता है? दूध में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, तेल कम होता है। वाइनेसिंग क्रीम में क्या होता है? जल की मात्रा अधिक होती है, तेल की मात्रा कम होती है। तो आप आराम से इसको लास्ट बार समझ लीजिए कि जब दो पदार्थों के कोलाइडी अवस्थाओं को एक में मिलाते हैं तब बनने वाले विलयन या बनने वाले घोल को पायस या इमल्सन कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, तेल जलीय पायस, जल तेलीय पायस। वैसा पायस जिसमें तेल की मात्रा अधिक, जल की मात्रा कम होती है, उसको जल तेलीय पायस तेल जलीय पायस बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। वैसा पायस जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है लेकिन तेल की मात्रा कम होती है, तो उसको जल तेलीय पायस कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। और इसको तो आप लोग, अब इस VVI था, इसको तो आप लोग नोट करिए लिए हैं,
ये एग्जाम्पल था तो एग्जाम्पल को थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। पैसी कारक या पैसी वैसा पदार्थ जो किसी, जैसे कि आप पानी देखिए, यदि हम पानी पूरा भरेंगे ना तो आप देखिएगा कि एकदम बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा उठ के होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोलाकार, इसीलिए पानी का बूंद जब गिरता है ना तो गोलाकार रूप धारण करने का कोशिश करता है, अर्थात अपनी पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम बनाने का चेष्टा करता है, कोशिश करता है। सही है ना? थोड़ी समय तक थकान रहती है, गले में भी थोड़ी दर्द रहती है, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाने हैं, तो इसलिए थोड़ा इस समय का जो क्लास है इसमें स्लो बोलना होता है। तो वैसा पदार्थ जो किसी भी द्रव के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है तो उसको पैसी कारक पदार्थ कहा जाता है। वैसा पदार्थ जो किसी भी द्रव के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है तो वैसे पदार्थ को पृष्ठ सक्रिय पदार्थ कहते हैं, चाहे पैसी कारक पदार्थ बोलते हैं, चाहे पैसी कर्मक बोलते हैं। जैसे आप बाल्टी में आपने पानी रख दिया है तो पानी के सतह एक निश्चित कोई सतह है, लेकिन जब उसमें साबुन डाल के हम लोग हिलाते हैं तो पानी का जो सतह था बुलबुला ऊपर तक आ गया, मतलब कण जो है ऊपर तक आया, मतलब पृष्ठ तनाव कम हो गया, जिसके चलते अन्य कण ऊपर तक आ चुके हैं। तो साबुन हो गया, जिलेटिन हो गया, ये सारे के सारे हैं पृष्ठ सक्रिय पदार्थ। तो चलिए, आज के क्लास में केवल बेसिक जानना था और मुझे लगता है कि हम लोगों ने बेसिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इतना ही बेसिक में पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, कल स्टार्ट करो। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है ना? यस, ऋषि गुप्ता। ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर का है भाई इसमें। ओ, इसको बदल देता हूँ मैं, क्या दिक्कत है, वाइट में कर दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं तेल जलीय पायस। ठीक है, 1 नंबर इसको बोलते हैं जल तैलीय पायस। नोट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सही कहना है, आपका कहना गलत नहीं था। समझने में बहुत दिक्कत हो रहा होगा आपको, क्योंकि वो कलर यहाँ समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। साबुन, ठीक है, जिलेटिन इत्यादि। चलिए दोस्तों, तो आज के क्लास में केवल इतना ही का सेवा था, ज़्यादा आज बताना नहीं था। ठीक है, बेसिक आज हम लोग ख़त्म कर लिए हैं और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है कि यदि कल ख़त्म हो जाए तो हो जाए, नहीं तो परसों निश्चित रूप से इसका ऑब्जेक्टिव को हम लोग ढेर कर देंगे, इसकी लाइफ ख़त्म कर देंगे हम लोग। और उसके बाद से अब तो ऐसे भी 15 नंबर समथिंग, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन भी है ना, तो 15 नंबर समथिंग आपके 5 लेसन से ऑब्जेक्टिव आराम से हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी बुक खरीदते हैं वहाँ आंसर गलती भी मिलता है, टेक्स्ट बुक को छोड़ करके। लेकिन यहाँ जो भी बताया क्वेश्चंस बताए गए, उनके आंसर बताए गए हैं, पूरा कोशिश किया गया है कि उनके आंसर्स गलत ना हो, इसलिए आप इस चीज़ को समझिए। चलो भाई, तो इस प्रकार से आज का क्लास ख़त्म हुआ। जो लोग अंत तक जुड़े हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है जी? इनको बहुत बहुत है आपका धन्यवाद है कि आप लोग मेरे साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। अगली बात, निश्चित रूप से उम्मीद है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे जो अभी इस क्लास में है, और नहीं भी किए हैं तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो को शेयर करिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचेगा तो आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। प्लस में जो भी कोई दिक्कत हो तो डू कमेंट। ठीक है, और इस चैनल का नाम क्या है? ग्लोबल साइंस एकेडमी।
ठीक है ना। जिनको कोई दिक्कत हो समझने में तो आप फ़ोन नहीं करिएगा, फ़ोन करिएगा झूठ मूठ का जवाब मिलेगा नहीं। इसलिए आप चाहें तो 72 550 66 793 पर केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, लिख के ढकेल दो, इसी को बोलते हैं। इसीलिए हम लोग को ज़्यादा बात समझ में नहीं आता है, व्हाट्सअप समझ में आता है। करना क्या होता है भाई? लिख के ढकेल दो। तो यदि कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। गुड, इसे पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नोट्स में इसको नोट करिए। चलिए, तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत 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 हृदय के गहराई से धन्यवाद। उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया होगा ना, तो मान लो 3 नंबर तुम्हारे एग्जाम इसी से रहना ही रहना है। मैंने क्वेश्चन रहता है, इसी में से क्वेश्चन रहता है। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है आलटू फालतू चीज़ों को पढ़ाने का। इस समय केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है जो आपके परीक्षा में आपका सहयोग करेगा, आपका हेल्प करेगा। जय हिंद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं कल लेके नए प्रश्नों का डाटा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। भेजिए जी बच्चों को सोने के लिए, सारे बच्चों को नींद लग रहा है, भेजिए जल्दी फटाफट।